हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है डॉक्टर ऑफ सोसाइटी में। आज इस वीडियो में हम अपनी 1000 MCQ सीरीज को फिर से शुरू कर रहे हैं और जिसमें मैंने ऑलरेडी पार्ट 5 कंप्लीट करा चुके हैं। ये पार्ट होगा आपका पार्ट नंबर 6। सो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर मैनी एग्जाम रिलेटेड टू UGC, नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, UPPGT, LT एग्जाम एटसेट्रा। जो सारे समाजशास्त्र से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं यूजफुल रहने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओके, तो आज का पहला प्रश्न बोलने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहने वाली है ये रिलेटेड होने वाली है समाज की अवधारणा और उसके प्रकारों से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो देख लेते हैं। बोलचाल की भाषा अथवा साधारण अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। व्यक्तियों की भीड़, व्यक्तियों के समूह, मानव जीवन या मानव धर्म। तो साधारण अर्थ में यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तियों का समूह। देखिए, समाजशास्त्र में समाज का अर्थ सिर्फ व्यक्तियों का समूह नहीं होता। व्यक्तियों का समूह के साथ साथ उनके बीच एक सामाजिक अंतर संबंध होना भी जरूरी होता है, लेकिन इस प्रश्न में साधारण अर्थों में पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग किस विशिष्ट अर्थ में किया गया है? व्यक्तियों के समूह, व्यक्तियों के संबंध, व्यक्तियों की भीड़ या सामाजिक संबंधों में निर्मित व्यवस्था। अब देखिए, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि सोशियोलॉजी में क्यों किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक संबंधों पर निर्मित व्यवस्था। सोशियोलॉजी में सोशल रिलेशनशिप्स पर बहुत फोकस किया जाता है और साथ ही साथ इसका इंटर म्यूचुअल कनेक्शन भी देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संबंध के प्रमुख तत्व क्या हैं? ठीक है, सोशल रिलेशनशिप्स के मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं? पारस्परिक जागरूकता, सामूहिक एकीकरण, भौतिक संगठन या भौतिक समन्वय। क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर होना चाहिए पारस्परिक जागरूकता। ये वही है जो मैं बार बार दोहरा रही हूँ। म्यूचुअल एक अवेयरनेस, एक इंटर रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है किसी भी सोशल रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, अपितु पशु पक्षियों का भी समाज होता है। ये किंतु समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है? ये एक कोटेशन भी है। देखिए, एक समाजशास्त्र ने भी कहा था इसके बारे में, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है? कहाँ हम देखते हैं समाजशास्त्र के बारे में, हम क्या पढ़ते हैं? पशु समाज, पक्षी समाज, मानव समाज, दानव। बहुत ही इजी आंसर होना चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम यहाँ ह्यूमन सोसाइटी का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। समाज के मूलभूत तत्व के रूप में सदस्यों का संगठन, जनसंख्या, अंतःक्रिया, प्रजनन सुरक्षा, श्रम विभाजन आदि का विवेचन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। किंग्सले डेविस, गिडिंग्स, जॉर्ज सिमिल, मैकाइवर। तो इसका करते हैं किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने ये सब अध्ययन किया था। आगे देख लेते हैं। मैकाइवर और पेज ने सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था क्या माना है? देखिए, जो ये थिंकर है मैकाइवर एंड पेज, इन्होंने सोशियोलॉजी में बहुत सारी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, जिसमें उनकी एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है कि सोशियोलॉजी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मीनिंग समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ऑप्शंस देख लेते हैं और इसके 7 आधारों की चर्चा की है मैकाइवर एंड पेज ने। रीतियां, कार्यप्रणालियां, अधिकार, पारस्परिक सहायता, समूह विभाग, मानव व्यवहार नियंत्रण। इन 6 आधारों के अतिरिक्त 7वां आधार क्या बताया है? तो ये होगा बी, बिल्कुल से बी हो जाएगा, स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने समाज के 7 आधारों के अतिरिक्त 3 तत्वों का आवश्यक होना भी माना। एक तो उन्होंने समाज के 7 आधार दिए थे, जो कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लिए। अब उन्होंने 3 तत्व भी बताए थे। एक है व्यक्तियों की बहुलता, सामाजिक संबंध। तो तीसरा क्या है? सामाजिक समानता है, सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक गतिशीलता है या सामाजिक अंतःक्रिया। बहुत ही इजीली बता सकते हैं सभी। आंसर हो जाएगा इसका सामाजिक अंतःक्रिया। बार बार मैं दोहरा रही हूँ कि समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रिया पर मेनली फोकस किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर।
समाज की उत्पत्ति एवं विकास का आधारभूत तत्व क्या है, कि जो समाज की उत्पत्ति, उसका ओरिजिन और डेवलपमेंट हुआ, उसका बेस क्या है, उसका मेन एलिमेंट क्या है? जागरूकता, स्वतंत्रता, संघर्ष या अनन्य आश्रिता? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल से डी है, अनन्य आश्रिता, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज थोड़ा बड़ा है पर पढ़ लेते हैं। समाजशास्त्र में समाज तथा एक समाज का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया गया है। समाज जहाँ एक जटिल और व्यापक व्यवस्था है, वहीं समाज की परिकल्पना व्यक्तियों के सीमित सामूहिक संगठन, निश्चित भौगोलिक सीमा अंतर्गत व सामान्य अभिरुचि से निर्मित व्यवस्था की ओर संकेत करता है। इस आधार पर बताएं कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, मुस्लिम समाज, अग्रवाल समाज आदि किस कोटि का एक समाज है। काफी बड़ा क्वेश्चन है पर बहुत ही इजी। ये एक समाज है, परिवार है या समिति है? तो बिल्कुल से ये क्या है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये एक समाज है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। समाजशास्त्र सामान्यतः निम्नलिखित में किस समाज के अध्ययन को उपेक्षित करता है? किस समाज के अध्ययन को? समाज को, एक समाज को, विवादित या संकीर्ण समाज को? तो बिल्कुल से समाजशास्त्र ब्रॉडली करता है, वो सिर्फ एक समाज का अध्ययन नहीं करेगा, वो पूरी सोसाइटी का क्या करेगा, अध्ययन करता है। नेक्स्ट इज वन्य जाति, आदिवासी, वनवासी, गिरिजन आदि नामों से किसे संबोधित करते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। जनजाति को, आर्य जाति को, क्षत्रिय को, सवर्ण को? तो आंसर बिल्कुल हो जाएगा इसका आदिवासी। ठीक है, आदिवासी 81 का है, जनजाति हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जो ट्राइब्स होती है ना, उनको वन्य जाति, आदिवासी, वनवासी, गिरिजन ये सब नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आदिवासियों के मसीहा ठक्कर बापा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तथा भारतीय संविधान निर्माती सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने जनजाति को किस नाम से संबोधित किया था? वनवासी, गिरिजन, आदिवासी या वन्य जाति? तो वो करते हैं आदिवासी करके। देखिए एक और हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है एल्विन। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो ये जनजातियां हैं उनके लिए उन्होंने कहा था कि इनको क्या करना चाहिए, समाज में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जैसे कि जीएस घुरे कहते हैं ना, आप सभी को याद होगा कि जीएस घुरे ने क्या कहा था। जीएस घुरे वो कहते हैं इनको पिछड़े हुए हिंदू, पिछड़े हिंदू कहते हैं। वो कहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, हमें अपने समाज में जनजातियों को सम्मिलित कर देना चाहिए, एसिमिलेट कर देना चाहिए। लेकिन वेरियर एल्विन जो है, वेरियर एल्विन वो कहते हैं कि हमें जनजातियों को अलग से रखना चाहिए, ना कि इनको अपने अंदर सम्मिलित करना चाहिए। इनकी संस्कृति, कल्चर, इनकी सभ्यता सब कुछ अलग है, ये हमसे अलग ही ज्यादा खुश रह सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक नेशनल गार्डन, एक राष्ट्रीय उद्यान करके एक शब्द दिया था आदिवासियों के लिए। उन्होंने कहा था इनको एक अलग से ये देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 83 पर। भारतीय संविधान में कुछ वर्ग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसी आश्रय से जिन जनजातियों के नाम संविधान की अनुसूची में सम्मिलित किए गए उन्हें हम किस नाम से पुकारते हैं? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके स्केड्यूल्स में जो इनके नाम है, तो किस नाम से हम इनको पुकारते हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति या सवर्ण जाति? तो इनको हम बुलाते हैं अनुसूचित जनजाति। संविधान में इसको अनुसूचित जनजाति कहा गया। इससे पहले इनको कई और नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि वनवासी, आदिवासी। महात्मा गांधी सब जानते होंगे, महात्मा गांधी, इन्होंने जनजातियों के लिए या जो पिछड़े लोग थे उनके लिए, सॉरी जनजातियों के लिए नहीं, जो पिछड़े हुए लोग थे, जो दलित वर्ग थे, उनके लिए एक टर्म यूज किया था। वो टर्म था हरिजन। हरिजन ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, एक जनजाति कैसा मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन और व्यवसाय होता है, जो सामान्यतः अंतर विभाग के नियमों का पालन करती है? प्रांतीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतरराष्ट्रीय? इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय। नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन सा समाज है जिसकी सामाजिक व्यवस्था में धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा,
जनमत जन, भाग्यवादिता, रूढ़िवादिता आदि के अत्यधिक महत्व के दिए जाने के कारण सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक परिवर्तन की गति सापेक्ष रूप में अति मंद है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब आंसर करेंगे। परंपरागत है, आधुनिक है, पाश्चात्य है या मुक्त है? तो ये ट्रेडिशनल है, परंपरागत है। नेक्स्ट, उस समाज को क्या कहेंगे जिसकी सामाजिक व्यवस्था में धन, शिक्षा, व्यक्तिगत गुण, योग्यता की प्रधानता होती है तथा जो पारंपरिक रूढ़िवादिता, नैतिकता, धर्म अंधता इन सबसे मुक्त होता है। मुक्त समाज, सभ्य समाज, आदिम समाज या रूढ़िवादी समाज? बिल्कुल पहले ही जहाँ पर धन, शिक्षा, योग्यता इसकी प्रधानता होगी तो वो एक सभ्य समाज होगा, जैसा आज का हमारा समाज है। रूढ़िवादी समाजों में किसकी प्रधानता थी? रूढ़िवादिता की, धर्म अंधता की, है ना। नेक्स्ट, उस समाज का नाम बताएं जो जनसंख्या, क्षेत्र, सामाजिक संपर्कों की दृष्टि से बहुत व्यापक होता है, जिसकी प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था काफी विकसित है और जो सामाजिक कार्यों का विशेषीकरण के संग साहित्य, कला और विज्ञान का भी विशेष महत्व रखता है। मुक्त समाज, सभ्य समाज, प्रगतिशील या परंपरागत? ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर भी होगा सभ्य समाज। ठीक है। नेक्स्ट, 11वीं से 19वीं शताब्दी तक यूरोप और जापान में किस प्रकार का समाज था जिसमें भूमि तथा उत्पादन के साधनों पर किसान का अधिकार ना होकर सामंतों और जमींदारों का अधिकार था? ऑप्शंस पर बढ़ते हैं। सामंतवादी समाज, पूंजीवादी, प्राचीन या मुक्त? देखिए कीवर्ड्स तो पहले ही दे दिया गया है, आंसर हो जाएगा सामंतवादी। देखिए जहां पर जमींदारों का अधिकार होता है बिल्कुल से वो फ्यूडल सोसाइटी होगी, है ना। नेक्स्ट, मशीनों के आविष्कार के फलस्वरूप उद्योग धंधों के प्रादुर्भाव के परिणाम स्वरूप किस समाज का नेतृत्व बहुत ही प्रखर हुआ जिसने उत्पादनों के साधनों पर अपना वर्चस्व कायम रख के श्रमिकों का शोषण किया? सामंतवादी, पूंजीवादी, धार्मिक, कृषक? बहुत ही इजी है, बिल्कुल से कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पूंजीवादी सोसाइटी। तो कौन कहते हैं? बिल्कुल से कार्ल मार्क्स का इसमें दिखाई दे रहा है, हमको सब जानते हैं कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी होता है, वो उसका एकमात्र कारण है इकोनॉमिक, आर्थिक कारण। ठीक है ना। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने किस वर्ग विहीन समाज की परिकल्पना की जिसे निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होगा, जिसमें कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर की प्रॉपर्टी नहीं होगी जैसे हो रही है आजकल, सबके इक्वल होगा, पूरी सोसाइटी को इक्वली राइट होंगे, सब कुछ पब्लिक होगा, सब कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, खुद की कोई लैंड नहीं होगी, खुद का कुछ प्राइवेट नहीं होगा। तो क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स उसे? आर्थिक समाज, समाजवादी, सामंतवादी या पूंजीवादी? बिल्कुल इजी है, समाजवादी समाज, जो कि अभी तो नहीं आया है बट कार्ल मार्क्स ने कहा है वो आएगा पूंजीवादी समाज के बाद। तो आज हमने सॉल्व किए जो क्वेश्चन जो कि सारे रिलेटेड थे हमारी समाज की अवधारणाओं से, उसके प्रकारों से संबंधित। एक एक टॉपिक को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। हमारे 1000 MCQs में बहुत से ऐसे टॉपिक कवर हो रहे हैं आपके, एक टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई ना कोई एग्जाम में किसी ना किसी वे में जरूर टकराता है। तो आप कोई भी सीरीज मिस ना करें। एंड जो मैंने पहले भी प्लेलिस्ट में बहुत सारे MCQs करा रखे हैं, तो जाके उन्हें देखिए। पसंद आता है आपको तो लाइक कीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं बहुत सारे और भी MCQ सॉल्व करवाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।